आज है 20 नवंबर गुरुवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज की ज़रूरी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद अखलाक लिंचिंग मामले की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि मुकदमा मूड के हिसाब से नहीं चल सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति के लिए समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं से ज्यादा खतरनाक होते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन नतीजों पर 77 लाख अतिरिक्त वोटों को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर खबर अच्छी नहीं है, जहां 8 प्रमुख क्षेत्रों में शून्य वृद्धि दर्ज की गई है। एक अमेरिकी रिपोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के भारत पर भारी पड़ने का दावा किया है। उधर तलाक-ए-हसन की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और लाल किला विस्फोट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 कर्मचारी जांच के दायरे में आ गए हैं। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा मोहम्मद अखलाक लिंचिंग मामले में मुकदमा वापस लेने की कोशिशों पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने एक महत्वपूर्ण लेख में कहा है कि कोर्ट को अभियोजन वापस लेने के कारणों का पूरा खुलासा मांगना चाहिए और अखलाक के परिवार को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि क्या यह आवेदन जनहित में है या राजनीतिक दबाव से प्रेरित है। अगर वापसी के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं मिलता है, तो कोर्ट को सहमति देने से इनकार कर देना चाहिए। हेगड़े कहते हैं कि यह राज्य को याद दिलाएगा कि मूड के हिसाब से अभियोजन को चालू या बंद नहीं किया जा सकता। न्याय कोई मौसमी अभ्यास नहीं है। एक गणतंत्र तभी स्थिर रहता है जब उसकी संस्थाएं दबाव का विरोध करती हैं। अदालत से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि वो संविधान के तहत विधेयकों को सहमति देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है। लाइव लॉ के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किए गए एक संदर्भ का जवाब देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि समय सीमा के उल्लंघन पर विधेयकों को मानित सहमति घोषित करने की अवधारणा संविधान की भावना और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। हालांकि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि राज्यपाल द्वारा बहुत लंबी या अस्पष्टीकृत देरी होती है, तो कोर्ट सीमित न्यायिक समीक्षा का इस्तेमाल करके उन्हें एक समय सीमा में फैसला लेने का निर्देश दे सकता है। उत्तर प्रदेश से ही एक और खबर है, जहां भीमपुरा पुलिस स्टेशन में स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विरुद्ध कथित रूप से गलत सूचना और अफवाह फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक शंभवी पीठ के प्रमुख और काली सेना के संस्थापक स्वरूप के खिलाफ यह मामला एक जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि की शिकायत पर दर्ज हुआ। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि स्वरूप सोशल मीडिया पर डॉक्टर अंबेडकर पर अत्यधिक आपत्तिजनक, भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। ये भी आरोप लगाया गया कि स्वरूप ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बात दिल्ली हिंसा मामले की। 2020 की दिल्ली हिंसा की व्यापक साजिश मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। पुलिस ने तर्क दिया कि बुद्धिजीवी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से अधिक खतरनाक होते हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पुलिस की ओर से पेश होते हुए कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का ट्रेंड है। अभियोजन पक्ष ने यह भी दोहराया कि आरोपी सत्ता परिवर्तन चाहते थे और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगमन के साथ अपने विरोध का समय तय किया था ताकि विश्व स्तर पर भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद सह आरोपियों देवांगना कलिता, नताशा नवाल और आसिफ इकबाल तन्हा के समान व्यवहार की मांग नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने तर्क दिया कि इन तीनों को जमानत देने वाला हाईकोर्ट का 2021 का आदेश यूएपीए कानून की गलत व्याख्या पर आधारित था। न्याय में देरी का एक और मामला महाराष्ट्र से सामने आया है। महाराष्ट्र के जामनेर में 20 वर्षीय सुलेमान पठान की पीट पीटकर हत्या किए जाने के 3 महीने बाद एक स्थानीय अदालत ने 4 मुख्य आरोपियों को जमानत दे दी है। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक जमानत सबूतों की कमी के कारण नहीं,
बल्कि इसलिए मिली क्योंकि जामनेर पुलिस 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही। आरोपियों में पठान के दोस्त और हिंदू उग्रवादी संगठन शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान से जुड़े लोग शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी संगठन के 1 मार्च का नेतृत्व जांच दल के कुछ पुलिस अधिकारियों ने किया था। 11 अगस्त को पठान पर एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ कैफे में बैठने पर हमला किया गया और उनकी पीट पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की रिहाई से पठान का परिवार डरा हुआ है। अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के लिए खराब खबर है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 8 प्रमुख क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि की वृद्धि अक्टूबर 2025 में सपाट रही, जो 14 महीनों में सबसे खराब प्रदर्शन है। पिछले साल इसी महीने में यह वृद्धि 3.8% थी। 8 प्रमुख उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली मिलकर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का 40% से ज्यादा हिस्सा हैं। अक्टूबर में इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्रों में तो वृद्धि हुई, लेकिन कोयला, बिजली, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के क्षेत्रों में संकुचन ने इसे संतुलित कर दिया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के चरमराते निवेश तंत्र को ठीक करने के लिए उद्यम पूंजी दिग्गजों और नियामकों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की। सरकार अब भारत के पड़ोसी देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को नियंत्रित करने वाली एक प्रमुख नीति पर सुझावों के लिए संघर्ष कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उलझी हुई स्वीकृतियों और सुस्त एफडीआई प्रवाह पर बढ़ते असंतोष के बीच चर्चाएं अस्पष्ट प्रक्रियाओं, पुरानी देरी और विदेशी पूंजी के प्रति शत्रुतापूर्ण नौकरशाही जैसी पुरानी समस्याओं के इर्द गिर्द ही घूमती रहीं। रिपोर्ट के अनुसार भारत का एक निवेश केंद्र होने का वादा तेजी से खोखला होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था से हटकर अब बात करते हैं इतिहास से जुड़ी एक पहल की। जवाहरलाल नेहरू के सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के 100 खंडों का एक सेटअप पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ने एक बयान में कहा कि वेबसाइट द नेहरू आर्काइव पर लगभग 35,000 दस्तावेज और 3,000 चित्र उपलब्ध हैं। इन सभी 100 खंडों को डिजिटल कर दिया गया है और इन्हें मुफ्त में खोजा और डाउनलोड किया जा सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, ने कहा कि आर्काइव का विस्तार और भी किया जाएगा, जिसमें नेहरू के पत्र, तस्वीरें, ऑडियो और फिल्में शामिल होंगी। अब रुख करते हैं बिहार का, जहां हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्री पराकला प्रभाकर ने सोशल मीडिया पर भारत के चुनाव आयोग पर परिणामों में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर डाले गए वोटों की तुलना में गिने गए 1,77,000 से ज्यादा वोटों के अधिशेष पर प्रकाश डाला है। प्रभाकर ने सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग ने डाले गए वोटों से इतने अधिक वोटों की गिनती कैसे की। उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल जवाब की मांग की है। वहीं द वायर में क्रिस्टोफ जेफरलो इन नतीजों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि बिहार का जनादेश विकास के पक्ष में नहीं, बल्कि उसके विपरीत दिखाई देता है। उनका तर्क है कि बिहार के ज्यादातर सामाजिक संकेतक दिखाते हैं कि यह भारत के अन्य राज्यों से पीछे है। इसके बावजूद एनडीए की चुनावी उपलब्धि को समझने के लिए अंतिम समय में किए गए नकद हस्तांतरण को ध्यान में रखना होगा। जेफरलो के अनुसार गरीबी और विकास की कमी सरकारों की मदद करती है, क्योंकि मतदाता जितने अधिक असुरक्षित होते हैं, उन्हें इस तरह की वित्तीय सहायता की उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है। इसी विषय पर अर्थशास्त्री अरुण कुमार अपने विश्लेषण में लिखते हैं कि बिहार के नतीजे चौंकाने वाले हैं। उनका मानना है कि एनडीए की भारी जीत का कारण न तो जंगल राज का डर है और न ही सुशासन का असर। असली अंतर चुनावों से ठीक पहले मतदाताओं को दी गई अभूतपूर्व रिश्वत है। इनमें मुफ्त बिजली, बढ़ी हुई पेंशन और महिलाओं को नकद हस्तांतरण जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन विश्लेषणों के बीच नीतीश कुमार ने गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। एनडीए की 202 सीटों की जीत नीतीश कुमार के करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उपमुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में परिवारवाद भी साफ तौर पर नजर आया। भाजपा भले ही परिवारवाद पर विपक्ष को घेरती हो, लेकिन बिहार के नए मंत्रिमंडल में एनडीए के भीतर परिवारवाद साफ दिखा। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी से अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिलवाया, जबकि दीपक विधायक नहीं हैं। वहीं कुशवाहा की पत्नी विधायक हैं। इसी तरह जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को फिर से मंत्री बनाया गया है। बिहार की राजनीति के बाद अब बात कुछ अहम जांच और सुरक्षा से जुड़े मामलों की।
लाल किला विस्फोट मामले में अल फलाह विश्वविद्यालय में जांच तेज हो गई है। विश्वविद्यालय में काम करने वाले लगभग 200 डॉक्टर और कर्मचारी जांच एजेंसियों की निगरानी में हैं। जांच एजेंसियां कथित आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी से उनके संभावित संबंधों की जांच कर रही हैं। एजेंसियों ने एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी हिरासत में लिया है, जिसने उमर को नूह में एक कमरा किराए पर दिया था। एक और अहम मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को करेगी। चोकसी ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को लागू करने योग्य बताया गया था। एडवोकेट जनरल के मुताबिक कोर्ट सिर्फ कानूनी पहलुओं पर अपील के फैसले की जांच करेगा और इसमें कोई नए तथ्य या सबूत पेश नहीं किए जा सकते। उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने व्यवसायी रॉबर्ट वारा के खिलाफ यूके स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि यह अभियोजन शिकायत दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर की गई है। वारा के खिलाफ ये दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग आरोप पत्र है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने छापेमारी की है। अखबार के संपादकों ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप बेबुनियाद हैं और यह स्वतंत्र पत्रकारिता को चुप कराने की कोशिश है। एसआईए ने अखबार और उसकी संपादक अनुराधा भसीन पर भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों के आरोप में मामला दर्ज किया है। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय पटल से। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए 4 दिन के सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने चीनी हथियारों और खुफिया जानकारी की मदद से भारत पर सैन्य बढ़त हासिल की थी। द टेलीग्राफ के मुताबिक ये रिपोर्ट अमेरिका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस झड़प में पाकिस्तान ने चीन के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और लड़ाकू विमानों का पहली बार इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के 3 लड़ाकू विमानों को गिराया। हालांकि रिपोर्ट खुद मानती है कि इन सबूतों की पुष्टि नहीं हुई है। बीबीसी के मुताबिक न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात शहर के हालिया चुनाव के दौरान महीनों तक एक दूसरे पर ताने कसने के बाद हो रही है। 34 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी ने इस महीने मेयर का चुनाव जीता था। ट्रंप ने ममदानी को डेमोक्रेटिक पार्टी के कम्युनिस्ट भविष्य के रूप में निंदा की थी और शहर को मिलने वाली संघीय निधि रोकने की धमकी भी दी थी। वहीं ममदानी ने भी ट्रंप का मुकाबला करने की कसम खाई है। देश में सामाजिक मुद्दों से जुड़ी भी कुछ अहम खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो तलाक-ए-हसन की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजने पर विचार कर सकता है। तलाक-ए-हसन में पति महीने में एक बार तलाक बोलकर 3 महीने में निकाह को खत्म कर सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने इस प्रक्रिया की आलोचना की, खासकर उस तरीके की जिसमें पति खुद नोटिस देने के बजाय किसी वकील के जरिए अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेजता है। कोर्ट ने कहा कि क्या किसी आधुनिक और सभ्य समाज में ऐसी प्रक्रिया को स्वीकार किया जा सकता है। द मूकनायक की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में जातिगत भेदभाव का एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ 18 वर्षीय दलित छात्र एस गजनी ने कथित तौर पर जातिसूचक गालियों और मारपीट के अपमान के बाद आत्महत्या का प्रयास किया और 10 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना 6 नवंबर की है, जब गजनी को वनियार समुदाय के 3 लोगों ने बाइक से टक्कर मारी और उसके दलित होने का पता चलने पर उसके साथ मारपीट की। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। दिल्ली में खतरनाक वायु प्रदूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर हुए एक प्रदर्शन में 70 नागरिकों ने सामूहिक रूप से 70 आरटीआई दायर की हैं। जर्नलिस्ट सौरभ दास के मुताबिक इन सभी आवेदनों को आरटीआई एक्ट की धारा 7(1) यानी जीवन और स्वतंत्रता के प्रावधान के तहत दाखिल किया गया है। इसके तहत सरकार को 48 घंटे के भीतर जवाब देना अनिवार्य होता है। इन आवेदनों में रियल टाइम मॉनिटरिंग रिपोर्ट, प्रदूषण रोकथाम के उपाय और फंड के उपयोग जैसे अहम सवाल पूछे गए हैं। और अंत में शिक्षाविद आनंद तेलतुंबड़े ने अपनी नई किताब द सेल एंड द सोल में भीमा कोरेगांव मामले में एक विचाराधीन कैदी के रूप में तलोजा जेल में बिताए अपने 31 महीनों का संस्मरण लिखा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बातचीत में उन्होंने कहा कि यह पुस्तक राजनीतिक कैदियों द्वारा लिखे गए संस्मरणों की लंबी परंपरा का हिस्सा है। अपने मामले की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, कहीं नहीं। हम में से 6 अभी भी जेल में सड़ रहे हैं। आरोप अभी तक तय नहीं किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। हमें बताइए अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ।
हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं हरकारा, शोर कम रोशनी ज़्यादा। व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, ट्विटर, एक्स और ब्लू स्काई पर। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।